आज की स्टोरी है अनुज की। अनुज जो कि रहने वाला था आसनसोल का, पर दिल्ली में काम करता था और वो दिल्ली में ही लगभग 2 सालों से रह रहा था। पर 2 सालों में एक बार भी वो अपने घर नहीं आ पाया। वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि अपने घर आ पाए, पर उसके काम में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए काम से ब्रेक लेना बहुत मुश्किल था। और फाइनली लगभग 2 सालों के बाद उसे मौका मिल गया अपने घर लौटने का, क्योंकि उसको एक अच्छा खासा ब्रेक मिल गया था लगभग 1 महीने के लिए। इसलिए वो 1 महीने के लिए तो अपने घर पर ही रहने वाला था। पर अनुज को नहीं पता था कि आगे जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अनुज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने घर जाने के लिए और उसने जल्दी से ट्रेन का टिकट भी बुक करवा लिया था। दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसने रास्ते के लिए जितने भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी सब पैक किया। और अनुज को ट्रेन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने सफ़र में खाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें पैक कर ली थी। और आज रात उसकी ट्रेन थी, तो इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की और उसे आज कुछ काम भी निपटाना था, तो उस चक्कर में वो काफ़ी लेट भी हो चुका था। अपना सारा काम निपटाने के बाद ट्रेन के लिए जल्दी जल्दी भागा। स्टेशन पहुंचने के लिए टैक्सी पकड़ी, स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहा था। और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। पर उसकी किस्मत आज अच्छी थी। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब ट्रेन खड़ी थी, लेकिन अब वो खुलने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर उसके ट्रेन तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। वो जल्दी से अपने सारे सामान को ट्रेन पर चढ़ाता है और फिर खुद चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद फाइनली अब वो ट्रेन पर चढ़ चुका था और हांफते जा रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। फिर खुद को थोड़ा शांत करने के बाद वो अपनी सीट ढूंढता है और उस पर बैठ जाता है। और बैठने के थोड़ी देर बाद ही उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो सो गया, क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। वो ट्रेन अब गहरे कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रही थी और अनुज गहरी नींद में खो चुका था। तभी अनुज की आंखें अचानक से खुली और वो देखता है कि सुबह की पहली रोशनी खिड़की से उसके आंखों पर पड़ रही थी। वो उठता है और इधर उधर देखने लगता है और ट्रेन के अंदर हल्की हल्की गूंजती हुई आवाज़ों को सुन रहा था। कोई आसपास गप्पे मार रहा था, तो कहीं दूर से किसी चाय वाले के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पर वो अपना हाथ अपने सर पर रखता है, क्योंकि उसका सर थोड़ा भारी लग रहा था। फिर वो सोचता है कि चलो थोड़ी सी ताज़ी हवा लेकर आते हैं, और वो सीट से उतरकर गेट पर जाता है और वहाँ खड़े होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारों को निहारने लगता है। तभी वो नज़ारे घूरते हुए बोगी के अंदर देखता है और उसकी नज़र वहाँ सीट पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है और वो उसको गौर से देखे जा रहा था, क्योंकि वो लड़की उसको जानी पहचानी लग रही थी। एक्चुअली वो लड़की उसके कॉलेज के दिनों की एक अच्छी दोस्त थी और वो उसको दिल ही दिल में पसंद भी करता था। तभी उस लड़की की नज़र भी अनुज पर पड़ती है और वो भी उसे घूरने लगती है। अनुज सोच रहा था कि क्या वो मुझे पहचानेगी या भूल गई होगी या बस यूं ही इग्नोर कर देगी। पर तभी वो लड़की एक स्माइल करती है और उसकी तरफ हाथ हिलाती है और अनुज भी ऐसा ही करता है। और तभी वो अनुज के पास आ गई और दोनों बातें करने लगे। वो कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे, पुराने दिनों को याद करते हुए वो बातें कर रहे थे। तभी अनुज की दोस्त अनुज के हाथों को गौर से देखने लगती है। अनुज कहता है, क्या हुआ, क्या देख रही हो? उसकी दोस्त उसके हाथों को घूरते हुए जवाब देती है और अपनी उंगलियों से उसके हाथों की तरफ इशारा करती है। और अनुज देखता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। अनुज कंफ्यूज होते हुए बोला, ये खून? मुझे नहीं पता ये खून कहाँ से आया, पर मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। पर उसकी दोस्त बस उसकी उंगलियों को
देखे जा रही थी, जैसे कि वो उसके खून में कुछ नोटिस कर पा रही हो। अनुज भी बस उसकी दोस्त की तरफ देख रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तभी वो उसके हाथों को पकड़ती है और उसकी उंगली को अपने दांतों के बीच रखकर जोर से काट लेती है। वो इतनी जोर से काटती है कि उसकी उंगली कटकर उसके मुंह में चली जाती है। अनुज दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो लड़की डिसबैलेंस हो गई और ट्रेन से बाहर गिर गई और उसका सर सीधा पोल से टकरा गया। और तभी अचानक अनुज की आंख खुल गई। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और सडनली उसे रियलाइज हुआ कि वो तो सपना देख रहा था। और ये बात रियलाइज करने के बाद वो कहता है, थैंक गॉड ये सपना था। पर तभी वो नोटिस करता है कि ट्रेन रुकी हुई है। क्योंकि वो अपर बर्थ में था इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सा स्टेशन है। और तभी वो अपना फ़ोन निकालकर ट्रेन लोकेशन ऐप में देखता है और देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ट्रेन उसके स्टेशन पर खड़ी है और वो तुरंत अपना सामान उठाता है और ट्रेन की गेट की तरफ भागता है। और उसी टाइम ट्रेन भी खुलने जा रही थी। वो तुरंत स्टेशन पर उतर जाता है और तभी ट्रेन चली जाती है। पर थोड़ी ही देर में वो नोटिस करता है कि ये तो वो स्टेशन नहीं है जहाँ उसे उतरना था। और ये जो स्टेशन था ये भी बहुत अजीब था। इस स्टेशन में मुश्किल से कोई इंसान दिखाई दे रहा था। कुछ लोग तो थे पर वो भी काफ़ी दूर दिख रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था और कोहरा भी वैसे ही छाया हुआ था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कहीं भी स्टेशन का नाम दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने मोबाइल में देखा, ऐप में चेक करने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसके मोबाइल पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अनुज वैसे ही काफ़ी परेशान था और ये नेटवर्क वो इधर उधर देखता है। कुछ दूर उसे कुछ लोग दिख रहे थे तो वो उनके पास जाता है। वहाँ जाने के बाद उनसे पूछने लगता है, भैया ये स्टेशन कौन सा है और अगली ट्रेन कब आएगी? अनुज को ये स्टेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बार बार उन लोगों से पूछे जा रहा था पर वो उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, जैसे कि उनको उसकी कोई बात सुनाई ही ना दे रही हो। उसने थोड़ी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की पर जब उनसे कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो आगे चल दिया। वो अपने ट्रॉली को लिए हुए चले जा रहा था किसी स्टेशन स्टाफ की तलाश में। सुबह सुबह का वक्त था, काफ़ी ज़्यादा कोहरे के वजह से ज़्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। अनुज उन लोगों के बारे में सोच रहा था, यार कितने अजीब लोग थे, ऐसे भी लोग होते हैं क्या इस दुनिया में? पहली बार मुझे पता चला। तभी उसे इंक्वायरी विंडो दिखाई दिया और वो जल्दी जल्दी से वहाँ गया और बोला, भैया ये कौन सा स्टेशन है? अंदर बैठा हुआ स्टाफ हंसते हुए बोला, क्यों दादा आप भूल को रे उतर गया का? अनुज बोला, हाँ पर आपको कैसे पता? तब वो बोला, यहाँ जो भी आता है वो भूल से ही आता है। अनुज बोला, अच्छा पर इस स्टेशन का नाम क्या है? दादा ये तो है जंगपारा स्टेशन। पर यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? तो वो स्टाफ बोला कि बोलबो दादा, जहाँ मानुसीना वहाँ नेटवर्क कैसे पाएगा बोलो। अच्छा वो तो ठीक है पर अगली ट्रेन कब तक आएगी? तब वो स्टाफ बोला, दादा आज तो आर कोई ट्रेन पावे ना नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी ट्रेन नहीं है यहाँ, बस दिन में एक ही ट्रेन आता है जिससे आप नामा। तो मतलब एक पूरा दिन और रात मुझे यहीं गुजारना पड़ेगा इसी स्टेशन में? यहाँ कोई होटल या लॉज नहीं मिलेगा क्या? तब वो स्टाफ बोला, हाँ दादा मिलेगा ना, यहाँ से 800 मीटर आगे एक टा लॉज है। अनुज बोला, चलो ये बात अच्छी है, कम से कम मुझे इस स्टेशन में रात तो नहीं गुजारनी पड़ेगी। और वो उस स्टाफ को थैंक यू बोला और अपना बैग उठाकर उस स्टेशन से बाहर निकल गया। अनुज उस ठंडे दिन में स्टेशन के गेट से बाहर निकला। बाहर का माहौल और भी अजीब था। सुनसान रास्ते, कोहरे के बीच दिखते हुए पुराने टूटे फूटे मकान, गलियां पूरी खाली थी, सिर्फ कहीं कहीं कचरा उड़ता दिख
दिखाई दे रहा था। उसके मन में डर और क्यूरियोसिटी दोनों थी, पर अभी बस उसको एक जगह चाहिए था जहां वो अपनी रात गुजार सके। थोड़ी देर तक चलने के बाद उसे एक पुराना सा लॉज दिखाई दिया। लॉज का नाम था राजमहल, पर इसमें कुछ भी राजाओं जैसा नहीं लग रहा था। पुराने दरवाजे, फीका सा पेंट, पर अब इसके अलावा और कुछ रास्ता था भी नहीं। अनुज लॉज के अंदर गया। रिसेप्शन पर एक पतला लंबा इंसान खड़ा था। उसकी आंखें छोटी और तेज थी। उसने अनुज का बैग देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे होटल में। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अनुज ने थोड़ा हेजिटेंट होते हुए कहा, हाँ मुझे एक रूम चाहिए, बस एक रात के लिए। होस्ट ने एक बड़ा रजिस्टर खोला और अनुज का नाम लिखते हुए बोला, यहाँ एक रात के लिए आपको बस 500 रुपये देने पड़ेंगे। अनुज भी सोचा, वाह यहाँ तो रूम बड़ा ही सस्ता है। अनुज ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए पैसे दिए और होस्ट उसे सीढ़ियों से लेकर ऊपर गया और कॉरिडोर से होते हुए रूम का दरवाज़ा खोला। ये रहा आपका रूम और ये आपके कीज। आप इस रूम में आराम से रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रूम थोड़ा छोटा था पर साफ सुथरा था। बेड और कंबल भी था। साथ ही बेड के कोने में एक वुडन टेबल था जिस पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। उसको रूम दिखाते हुए वो होस्ट कहता है, सर आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए आपको हम इनवाइट करते हैं आज की हमारी एक स्पेशल डिनर पार्टी के लिए, और ये पार्टी पूरा हमारी तरफ से होगा, इसलिए आपको इसका पेमेंट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुज सोच रहा था, चलो यार ये तो बढ़िया है, 500 रुपये में इतना अच्छा कमरा और साथ में डिनर भी मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है यार। उसके बाद अनुज थोड़ा फ्रेश होकर उसने जो खाना लाया था अपने साथ उसको खा लिया। क्योंकि वो सफ़र के चलते काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो खाकर सो गया था। और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए और नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। डाइनिंग एरिया बड़ा था, एक बहुत लंबी डाइनिंग टेबल के साथ, जो एक रॉयल स्टाइल का टेबल लग रहा था। टेबल पे वाइन क्लॉथ और बहुत सारी प्लेट्स में खाना देखते ही अनुज का भूख बढ़ गया था। पर एक अजीब बात थी, वहां बैठने वाले गेस्ट्स। अनुज जब डाइनिंग एरिया में गया तो देखा वहां 6-7 लोग पहले से बैठे हुए थे, पर वो बिल्कुल चुप थे। न कोई बात, न कोई मुस्कान, बस पूरे ब्लैंक चेहरे। वो बिल्कुल उस स्टेशन के लोगों की तरह बिहेव कर रहे थे। तभी होस्ट ने अनुज को एक चेयर दिखाई और बोला, सर ये आपका सीट है स्पेशल गेस्ट के लिए। ओह थैंक यू। और सब लोग अनुज को ही घूरे जा रहे थे। अनुज इग्नोर करते हुए अपने टेबल पर बैठ गया। वो थोड़ा सा डर रहा था। होस्ट ने टेबल पर अनुज के लिए प्लेट्स लगाई जिसमें सब कुछ था, रोस्टेड चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का और काफ़ी सारे डिशेस। उसने अनुज के प्लेट्स भर दिए और उसके बाद अनुज से पूछा, सर वाइन, क्या आप वाइन लेना पसंद करेंगे? होस्ट ने जब वाइन का ऑफर किया तब अनुज ने कहा, ओ रियली श्योर, व्हाई नॉट। वाइन उसकी फेवरेट थी। उसने वाइन की एक सिप ली और वाइन का टेस्ट सच में अलग था, स्मूथ और काफ़ी रिच। अनुज ने होस्ट की तरफ देखा और कहा, वाइन काफ़ी अच्छी है और आपका डिनर तो बेस्ट है, मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। होस्ट ने हल्का सा झुकते हुए कहा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि आप जैसे गेस्ट रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आते। पर अनुज को एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, वो सभी गेस्ट्स जो टेबल के आसपास बैठे थे एकदम शांत। न उन्होंने खाने की तारीफ की, न ही आवाज़ निकाली, बस अपनी प्लेट्स में से खा रहे थे, बिल्कुल चुपचाप, जैसे उनके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो। अनुज उनके अजीब बिहेवियर पर थोड़ा घबरा रहा था, पर वाइन के नशे के कारण उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। डिनर के बाद वो अपने रूम में गया। रूम में पहुंचते ही उसने अपने कपड़े बदले और बेड पर गिरते ही नींद में डूब गया। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और लॉज में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके सबकॉन्शियस में काम कर रही थी। रात के करीब 2 बजे अनुज की नींद एक
तेज प्यास के कारण अचानक खुली। उसने इधर उधर देखा पर रूम में कहीं भी पानी नहीं था। उसका बॉटल भी खत्म हो चुका था। कुछ देर तक तो उसने इग्नोर करने की कोशिश की, पर प्यास इतनी तेज थी कि वो उठकर पानी लेने के लिए तैयार हो गया था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर, जो बिल्कुल अंधेरी थी, नीचे रिसेप्शन की तरफ गया। पूरे लॉज में अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो शायद रिसेप्शन डेस्क ही थी। अनुज जब वहां पहुंचा तो रिसेप्शन एकदम खाली था। होस्ट, जो डिनर में इतना एक्टिव लग रहा था, वहां कहीं नहीं था। हॉल में एक अजीब सा माहौल था। हल्की सी रोशनी में अनुज को एक पानी का डिस्पेंसर दिखा। उसने एक बॉटल उठाई और डिस्पेंसर से पानी भरने चला गया। पानी भरने के बाद अनुज बस जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहता था। वो सीढ़ियों से चढ़कर वापस ऊपर जाने लगा। अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाए और जैसे वो कॉरिडोर से होते हुए जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। फिर जब वो ध्यान से उस दरवाजे को देखता है, उसको पता चलता है कि ये तो उसका रूम है ही नहीं। पर उसको अच्छे से याद था कि उसका रूम तो यही था। अनुज सोचा, यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। अनुज को लगा वो गलती से दूसरे फ्लोर पर आ गया है। फिर वो एक फ्लोर ऊपर जाकर देखता है, पर रूम वहां पर भी नहीं था। अब वो परेशान होने लगा। उसने लगभग 3 फ्लोर ऊपर नीचे सब जगह घूम लिया, पर उसे अपना रूम का पता ही नहीं चल रहा था। हर फ्लोर एक दूसरे जैसा लग रहा था, जैसे पूरा लॉज एक मेज बन गया हो। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने रूम को कैसे भूल सकता हूँ? और उसका मन और भी बेचैन होने लगा। परेशान होकर वो वापस रिसेप्शन के पास आया, पर वहां कोई भी नहीं था। उसके पैर अब थक चुके थे और मन में डर बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र रिसेप्शन के पीछे से नीचे जाते हुई सीढ़ियों पर पड़ी, जो पहले उसने नोटिस नहीं किया था। सीढ़ी पुरानी और धूल से भरी हुई थी, पर अनुज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया और वहां जाने पर एक और अजीब चीज़ नोटिस की। वहां पर एक हल्की सी ड्रिल मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी, और अब ये आवाज़ इतनी क्लियर हो चुकी थी कि लगभग उसके कानों को छेद कर रही थी। सीढ़ियों के नीचे एक कॉरिडोर था, जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। कॉरिडोर में एक कोने से वो आवाज़ आ रही थी। अनुज धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। कॉरिडोर में एक अजीब सी स्मेल भी थी, लोहे और पुराने कपड़ों से मिलती जुलती। उसका मन कह रहा था कि वो वापस चला जाए, पर क्यूरियोसिटी के कारण उसके पैर रुक नहीं पा रहे थे। आवाज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसके कान को छेद कर रहे थे, क्योंकि अंदर का डर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। नीचे एक पुराना सा दरवाज़ा था, जो हल्का सा खुला हुआ था। ड्रिल मशीन की आवाज़ वहीं से आ रही थी। अनुज ने दरवाज़ा धक्का दिया और जो देखा उससे उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कमरा एक ऑपरेशन रूम की तरह लग रहा था। वॉल्स पर पुरानी जंग लगी हुई थी। फ्लोर पर कुछ अजीब सा लिक्विड गिरा हुआ था, जो फ्रेश ब्लड की तरह लग रहा था। कमरे के बीच में एक स्ट्रेचर था, जिसमें एक बॉडी लेटी हुई थी। उसके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ट्रे था, जिसमें सीजर्स और नाइफ रखी हुई थी, जो खून से सने हुए थे। और स्ट्रेचर के सामने वो होस्ट स्क्रब्स पहने खड़ा था, बिल्कुल शांत। वो अनुज की तरफ पीठ करके खड़ा था और पीछे से अनुज को सिर्फ उसके चेहरे का हल्का सा साइड दिखाई दे रहा था। वो उस बॉडी को ऐसे काट रहा था जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल काम हो। अनुज शॉक के मारे एकदम पीछे हट गया और उसका गला सूख रहा था। वो घबराते हुए होस्ट से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? होस्ट ने एक लंबी सांस ली, जैसे अनुज का सवाल उसके लिए एक मजाक हो। फिर धीरे से बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे लिए कोई नई बात हो। तुम तो इस काम में माहिर हो ना। आओ जरा तुम भी आकर मेरी मदद करो। अनुज का दिमाग ये सुनकर अब और खराब हो रहा था। उसके शब्द भी लड़खड़ाने लगे थे। तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तुम जानते भी हो मेरे बारे में।
होस्ट ने अपने सर्जिकल ग्लव्स को खींचते हुए कहा, ओह, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम जानते हो उस स्टेशन पर जो लोग थे और जो डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे साथ बैठे हुए थे, वो कौन थे? ये सुनकर अनुज के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ गया था। उसने होस्ट को घूर कर देखा और माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, तो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। होस्ट अब और भी बड़ी मुस्कान के साथ अनुज के करीब आया। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। उसने एक शार्प टोन में कहा, तुमने उन लोगों के चेहरे को ध्यान से देखा भी है? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? ये वही लोग हैं जो तुम्हारी वजह से यहाँ पर हैं। अनुज का दिमाग अब और तेज घूमने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे उसने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई और जो देखा उसे वो अपनी जगह जम गया था। कमरे के कोने में एक लाइन में वो सब लोग खड़े थे। स्टेशन पर दिखने वाले अजीब से लोग और डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठे हुए गेस्ट्स। उनका फीका चेहरा और सफेद आंखें अनुज की तरफ घूर रही थी। एक अननेचुरल सी मुस्कान सबके चेहरे पर थी, जैसे वो सब एक ही बात कह रहे हों बिना शब्दों का इस्तेमाल किए। अनुज के पैर अब जम चुके थे। उसने होस्ट की तरफ देखा और चीख के बोला, तुम क्या कह रहे हो? ये लोग कौन हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। होस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, ओह अनुज, याद करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। तुम इन सब के जिम्मेदार हो। अनुज के शब्द अब बंद हो गए थे। उसका दिमाग अंदर के तस्वीरों को ढूंढ रहा था, पर अब तक सब कुछ धुंधला और अजीब लग रहा था। कमरे का हर कोना उसे घूर रहा था और होस्ट का चेहरा अब उसके दिमाग में पजल की तरह घुस गया था। अनुज ने होस्ट की बात को नफरत भरी नजर से देखा और चीख कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे ये इल्जाम झूठे हैं। मुझे यहाँ से जाने दो। होस्ट ने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। होस्ट ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ स्ट्रेचर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये लोग वही हैं अनुज, जिन्हें तुमने अपनी लालच और दौलत की भूख के लिए मारा था। तुम्हें याद है ना, कैसे तुमने एक डॉक्टर के साथ मिलकर मानव अंगों की तस्करी शुरू की थी? अनुज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि होस्ट क्या कह रहा है, पर होस्ट की बातें अब एक एक करके उसके दिमाग के दरवाजे खोल रही थी। होस्ट आगे बढ़कर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें पैसा चाहिए था अनुज, हर हाल में, हर तरीके से। तुमने कितने ही लोगों के परिवार उजाड़ दिए, उनका सब कुछ छीन लिया। तुम्हें याद है, तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे या कभी जिंदा लोगों को भी डेड डिक्लेयर कर देते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके ऑर्गन्स निकाल सको। होस्ट ने एक औरत की तरफ इशारा किया जो कॉर्नर में खड़ी थी। उसका फीका चेहरा और ब्लैंक आंखें अनुज की तरफ थी। इसकी कहानी सुनो। इसका बेटा तुम्हारे हॉस्पिटल में जख्मी आया था और तुमने उसे बचाने के बजाय डेड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसका दिल तुम्हारे कस्टमर के लिए परफेक्ट था। अनुज ने उस औरत की तरफ देखा जो अब भी उसकी तरफ घूर रही थी। उसका दिल अब अपने ही शोर से फटने लगा था। होस्ट ने फिर कहा, और उस आदमी को देखो, तुमने उसकी किडनी निकाली थी जब वो बस एक माइनर सर्जरी के लिए एडमिट हुआ था। तुमने उन्हें मरने दिया। होस्ट की बातें अब अनुज के दिमाग के कोने कोने में घुसने लगी थी। एक एक याद उसके सामने आने लगी। वो सारे मोमेंट्स जब उसने किसी की जिंदगी ली थी सिर्फ अपने लालच के लिए, और अब जो लोग उसके सामने खड़े थे वो वही लोग थे जिन्हें उसने मारा था। अनुज के पैर अब जम गए थे। उसकी आंखें फिरने लगी। उसका दिमाग उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने होस्ट की तरफ देखा और चीख कर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर उसकी आवाज दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसका दिमाग अब ब्लैंक होने लगा। एक ही पल में उसके सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया।
अनुज की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो पुराने ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसके आसपास सर्जिकल लैंप्स की रोशनी थी। होस्ट अब एक सर्जिकल मास्क पहने उसके करीब था और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक सॉ भी था। होस्ट के चेहरे पर वही क्रीपी मुस्कान थी। अब तुम्हें समझ आएगा अनुज, दर्द क्या होता है। तुमने इन सब को यही दर्द दिया था। अनुज चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं गलत था, प्लीज मुझे मत मारो। पर होस्ट ने सॉ को ऑन कर दिया। सॉ की तेज आवाज और उसे रिब केज में चलते हुए ब्लेड का दर्द अनुज को महसूस होने लगा। उसका चिल्लाना एक हाई पिच स्क्रीन में बदल गया था और तभी सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। अनुज ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, पर इस बार जो देखा उससे वो और भी ज्यादा शॉक में चला गया। वो एक मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर में था। उसके आसपास डॉक्टर्स खड़े थे। डॉक्टर्स के चेहरे एकदम शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अनुज मर चुका है। एक डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, ये तो जिंदा है, ये जाग गया है। सब डॉक्टर्स पैनिक में आ गए और अनुज अपनी जगह पर लेटे लेटे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर है। उसकी मेमोरी अब धुंधला चुकी थी, पर एक बात क्लियर थी, वो अभी तक जिंदा था। डॉक्टर्स ने तुरंत उसे बेहोश करने की तैयारी शुरू की, पर तभी अनुज के दिल की धड़कन एकदम से रुक गई। मॉनिटर पे फ्लैट लाइन दिखाई दी और उसकी सांसें थम गई थी। अनुज के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, जब वो घर जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सुबह की पहली पहली रोशनी आ रही थी और ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। आसपास के शोर से अनुज का नींद टूट चुका था और उठने के बाद उसने अपने हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर देख रहा था। गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर से निकल रही थी। नीचे गहरा पानी और छोटी छोटी बस्तियां दिख रही थी। सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। अनुज ने अपने बैग को चेक किया और एक सिप पानी लेकर ट्रेन के गेट के पास चला गया, क्योंकि उसे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। गेट खुला था और बाहर से आती सर्द हवा उसके चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार में थी। अनुज गेट के पास खड़ा था, अपने मन में घर पहुंचने की उत्सुकता लिए, और वहीं गेट पर खड़े खड़े बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए उसकी थोड़ी आंख लग गई। पर तभी एक झटका लगा और वो सीधा ट्रेन के गेट से नीचे गिर पड़ा। गिरते हुए उसे थोड़ी सी होश आई। उसने तुरंत गेट के आयरन रॉड को पकड़कर संभलने की कोशिश की, पर उसका पैर स्लिप हो गया। एक पल के लिए लग रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। उसके हाथ रॉड से फिसलते गए और वो सीधा नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से पहले उसका सर खंबे से टकराया और उसके सर पर एक गहरी चोट लगी और उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अनुज के अनजान शरीर को लोकल गांव वालों ने देखा, जो उस वक्त रेलवे ट्रैक के पास काम कर रहे थे। उसका शरीर बिना किसी हरकत के पड़ा हुआ था और खून से उसके कपड़े भीग चुके थे। विलेजर्स ने सोचा कि वो अभी मरा नहीं है और उसे तुरंत एक एम्बुलेंस के थ्रू अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने जब उसका शरीर देखा तो तुरंत पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेटिंग टेबल पर उसका लाइफलेस बॉडी पड़ा हुआ था और पोस्टमार्टम के लिए स्कैल्पल्स और टूल्स रेडी थे। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। शॉकिंग केस है, पर अब हमें ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम शुरू करनी होगी। डॉक्टर्स ने ग्लव्स पहने, लाइट्स एडजस्ट की, अनुज के रिब केज के पास स्कैल्पल चलाना शुरू किया और उसके बाद एक छोटी बोन सॉ यानी कि छोटी आरी वाली मशीन लेकर उसके रिब केज की हड्डी को काटना शुरू किया। तभी एक अजीब सी हरकत हुई। अनुज का हाथ धीरे धीरे हिला। डॉक्टर्स एक पल के लिए फ्रीज हो गए। एक नर्स चिल्लाकर बोली, सर उसका हाथ हिला, वो जिंदा है। डॉक्टर्स ने तुरंत अनुज के चेहरे की तरफ देखा
और उसके आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसका मुंह एक हल्की सी आवाज के साथ खुल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। ऑपरेटिंग रूम में एकदम से पैनिक मच गया। एक डॉक्टर बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तो मर चुका था। सब लोग कंफ्यूज और शॉक थे, पर अनुज धीरे धीरे अपने सेंसेस में आने लगा। उसने आसपास देखा, ऑपरेटिंग लैंप्स की रोशनी देखी, मास्क पहने डॉक्टर्स देखे और अपने शरीर को इंस्ट्रूमेंट से घिरा हुआ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और वो हिलने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत एक दूसरे को सिग्नल दिया, बेहोश करने का इंजेक्शन लाओ जल्दी। पर जैसे ही वो इंजेक्शन लाने के लिए गए, अनुज के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। एक मॉनिटर की बीप साउंड एक लॉन्ग फ्लैट टोन में बदल गई, एक बीप जो उसकी मौत का सिग्नल था। डॉक्टर्स अब स्टन्ड थे, जिसे हम एक लाश समझ रहे थे। अभी अभी उसने अपनी आंखें खोली और जाग उठा। कैसे? एक डॉक्टर ने स्लो वॉइस में कहा, ये पहला केस है जो मैंने ऐसा देखा है। लगता है इसका शरीर और दिमाग दोनों शॉक में थे, पर अब वो दोबारा मर चुका था। अनुज का सफर अब खत्म हो चुका था। एक अजीब और डरावने सफर के बाद उसकी कहानी का अंत हो गया, पर जो उसने अनुभव किया वो एक ऐसे राज का हिस्सा था जो सिर्फ उसी के साथ छुप कर रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आगे भी हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरी लाते रहेंगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि ऐसी कहानियां हम आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।